सो हे बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं हूं तुम्हारा मेंटर विशाल सर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर को जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। भाई मरने से डर नहीं लगता, समझ सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और इसको मैं कुछ अलग ही तरह से पढ़ाने की समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि अगर इसे हम अलग ढंग से नहीं पढ़ेंगे ना तो इसकी खूबसूरती जो है ना वो गायब हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहां पे कुछ भूमिकाएं बांध लेते हैं। भैया सुनने में अजीब नहीं लगा इस चैप्टर के नाम को कि यार मरने से डर नहीं लगता? मरने से किसे डर नहीं लगता है? मरने से हर किसी को डर लगता है, लेकिन कब डर नहीं लगता है? जब तुम अपने लोगों के साथ होते हो, जब वो सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े होते हैं तो मतलब एक कहीं ना कहीं से एक हिम्मत आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ ये चैप्टर है जो कि है हमारा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम सब साथ हैं तो मरने से डर नहीं लगता। ये है इस चैप्टर का नाम, जिसके एक नहीं दो राइटर्स हैं, जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। बहुत खूबसूरत चैप्टर है ये और मैं बताऊं हर सेशन में जब मैं इसे पढ़ाता हूं तो मुझे बड़ा मजा आता है। भाई कहीं ना कहीं ये सपनों से डील करता है, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा सपना जो तुमको कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करता है ना। अगर तुमको ऐसा कोई भी सपना तुम्हारे अंदर में है तो समझ जाओ ये चैप्टर तुम्हारे लिए है। अब तुम देख सकते हो यार, तूफानों के बीच से होकर के एक कश्ती, एक नाव जो गुजर रही है और बच्चे यहां पे मौजूद हैं, यानी कि एक परिवार है, और किस तरह से वो सारे डिफिकल्टीज को पार करते हुए, सारे थपेड़े खाते हुए, और जब वो पूरी उम्मीद छोड़ चुके होते हैं जीने की, उस समय एक कहीं से उम्मीद की किरण आती है और वो उम्मीद की किरण होती है उन लोगों का खुद का अपनापन, एक बिलोंगिंगनेस, एक आपस का प्यार, और वही चीज उन्हें जिता देता है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखो भाई ये कहानी है एक 37 साल के एक बिजनेसमैन की। देखो ये बिजनेसमैन है जिसका सपना था कि भाई वो कुछ कर दिखाए जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, यानी कि पूरे संसार का चक्कर लगाया था एक नाव में बैठ करके। तो उनका यही सपना था कि वो चाहता था कि भाई अपने फैमिली के साथ में, अब उसके फैमिली में कौन थे, टोटल मिला के कुल 4 आदमी थे, जिसमें से एक वो खुद नरेटर खुद था, उसकी वाइफ मैरी थी, उसका सन जोनाथन था और 6 साल की जो उसकी जोनाथन 6 साल का था और उसकी 7 साल की बेटी थी सुजैन। तो ये 4 लोग सोचो, इतने मतलब छोटा सा परिवार, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन फिर भी एक बॉन्डिंग, मतलब वो कर गुजरने का चीज और एक हिम्मत कि बच्चे भी इस चीज को फेस करें। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है भाई, ये आसान चीज तो नहीं था। अब तुम कोई सपने को कर गुजरने के लिए निकलते हो तो वो आसान चीज नहीं होता है, उसकी तैयारियां बहुत समय से चलती हैं। तो ये जो बिजनेसमैन था 37 साल का, उसका सपना था भाई कि मुझे ऐसा कुछ करना है। तो ये एक दिन की कोशिश नहीं थी, पहले वो लोग एक लंबा पीरियड गुजारते हैं उस जो एक बोलते हैं ना मेरीन स्किल्स, जो तुम समुद्र में उतरते हो, पानी में उतरते हो, तो भाई बहुत तरह की चीजें होती हैं, ट्रेनिंग होती है उस चीजों से, किस तरह से तुम समुद्री तूफानों से अपने आप को सेव कर सकते हो, वो एक ट्रेनिंग होती है। तो उसकी बहुत लंबे समय से वो तैयारी कर रहे होते हैं और एट द एंड वो फाइनली वो तैयार हो जाते हैं। तो भाई इस पूरे सफर के दौरान, समुद्री यात्रा के दौरान, इन 4 के अलावा 2 क्रू मैन भी होते हैं। एक अमेरिकन था जिसका नाम था लैरी, और एक स्विस एक आदमी था, बंदा था, जिसका नाम था हब, ताकि वो उसको हेल्प कर सके। इन दोनों की जरूरत कहां पड़ी थी, जब वो लोग पार करते हैं समुद्र के सबसे रफेस्ट फेज को, जिसका नाम है भाई इंडियन ओशियन। उसको गुजारना आसान नहीं था, अकेले वो 4 के बस की बात नहीं थी, तो इन 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। तो भाई अब यहां पे देखते हैं, तो यहां बात उठती है कितने कैरेक्टर्स हैं। तो यहां कैरेक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो देखो यहां सबसे पहले जैसा मैंने कहा 4 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, नरेटर, उसकी वाइफ मैरी, उसका बेटा जोनाथन, उसकी बेटी सुजैन, और ये 2 क्रू मेंबर जो कि एक अमेरिकन है और एक स्विस है। ठीक है, तो ये देखो इनकी नाव हो गई तैयार। अब इन्होंने जो नाव भी रखा वो नाव भी शानदार रखा, नाम भी उसका शानदार है, वेव वॉकर। ठीक है, देख सकते हो अच्छा खासा नाव है। ठीक है, ये कुछ नरेटर्स और उसके जो जितने भी टोटल मेंबर हैं उसका डिटेल्स है। ठीक है, ये पीडीएफ मैं तुमको प्रोवाइड करा दूंगा, तुम इससे अपना अच्छा खासा नोट्स बना सकते हो। ठीक है, सारा नोट्स बना ही हुआ है, इनफैक्ट बस तुम्हें ध्यान देना है। तो यहां पे क्या होता है कि जुलाई 1976 को फाइनली जो नरेटर होता है वो अपने फैमिली के साथ में निकल पड़ता है अपने समुद्री यात्रा के लिए, जो शुरू होती है कहां से, फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। ठीक है, अब शुरू होती है। उन्होंने फैसला किया था कि भाई वो भी एक यात्रा, ये समुद्री यात्रा को पूरा कंप्लीट करेंगे, जैसे कि जेम्स कुक ने किया था 200 साल पहले, तो वो भी उस चीज को करेंगे और इस चीज में निकल जाते हैं। शुरुआत में देखो सब कुछ ठीक होता है और वैसे उन्होंने अपने बोट को बहुत प्यार से बनाया था, देख सकते हो बहुत खूबसूरत बोट है। उनके बोट का नाम था वेव वॉकर, 23 मीटर लंबा था, 30 टन का ये बोट था, प्रोफेशनली बिल्ड किया गया था, डिजाइन किया गया था और टेस्टेड था कि रफेस्ट वेदर में भी ये पूरी तरह से सर्वाइव कर सके। लेकिन क्या ऐसा होता है जो हम सोचते हैं, क्या वो फुलफिल होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है मेरे दोस्त। क्योंकि जो बोलते हैं ना, मतलब कुछ चीजों पे मतलब एक आदमी का, एक इंसान का हर बस नहीं चलता, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों के सामने में, खासतौर पे प्रकृति के सामने में, मतलब
हर आदमी घुटना टेक ही देता है और वही चीज होता है यहां, ठीक है। ओके, तो भाई सबसे पहला जो 3 साल की उनकी यात्रा थी, जो फर्स्ट पार्ट था उनका, जो टोटल उन्होंने इतने किलोमीटर जर्नी पास किया, वो बहुत शानदार तरीके से गुजर गया, बहुत अच्छे ढंग से। लेकिन उसके बाद में जब वो पहुंच जाते हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से, जब वो वहां पहुंच जाते हैं और उससे केप टाउन के लिए निकलते हैं, तो अब उन्हें जरूरत पड़ती है अपने एक ट्रेंड क्रूमैन की, जिसको वो हायर करते हैं, ठीक है, अमेरिकन लैरी विजल एंड द स्विस हर्ब सिजलर, ठीक है, बिफोर हेडिंग फ्रॉम केप टाउन टू हेल्प देम टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज एंड इन द साउदर्न इंडियन ओशन। कि भाई जरूरत पड़ती है ऐसे लोगों की, भाई इसके बिना तो गुजारा हो नहीं सकता, तो इन लोगों को ये ले लेते हैं। लेकिन आगे क्या होता है, अब यहां पे शुरू होता है, जब सेकंड डे ही, जैसे ही सेकंड डे शुरू होता है केप टाउन से निकलने के साथ ही में, और उनको सामना करना पड़ता है स्ट्रॉन्गेस्ट टफेस्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स का, हाई वेव्स का, हाई टाइड्स का, ऊंची ऊंची तरंगे, 15-15 20-20 फीट की ऊंची तरंगे, जो मतलब उन्होंने सिर्फ इमेजिन किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और वही सब होता है। वो थपेड़े, जब हवा के थपेड़े, वो ऊंची पानी की तरंगे की थपेड़े उस नाव पे टकराती है ना, तो एक डर पैदा करती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में होप होता है कि यार वो सब एक साथ में थे, ठीक है, बिलोंगिंगनेस का एक था, और एक दूसरे पे भरोसा जो था वो बड़ी बात थी। अब यहां पे अंदाजा लगाओ कि 15-15, द साइज ऑफ द वेव्स वाज अप टू 15 मीटर्स, 15-15 फीट मीटर, सॉरी 15-15 मीटर ऊंची तरंगे आ रही थी, ठीक है। और ऐसे ही माहौल में वो क्रिसमस भी बनाते हैं ऑन दिसंबर 25th। दे वर 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। लेकिन वेदर बहुत खराब होने के बावजूद भी वो ऐसे ही माहौल में अपने परिवार के साथ में, सबके साथ में मिलकर के वो लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन खुशी यहां पे उनकी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं होती है, क्योंकि अभी और रफेस्ट फेज आना बाकी था, और वही होता है 2 जनवरी को। जो वेव्स आते हैं वो बड़े विशाल रूप में आते हैं, बहुत भयानक रूप में आते हैं, और वो इतना खतरनाक था कि मतलब उनके होश जो हैं वो उड़ जाते हैं कि यार अब क्या होगा। अब वो क्या करते हैं कि भाई किसी भी तरीके से जो उनके जहाज को कम नुकसान पहुंचे, वो क्या करते हैं, दे ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैस्ड अ हैवी रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। मतलब वो सारी चीजों के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने बॉडी को हर तरह से तैयार कर लेते हैं। मतलब उनको जो जो चीज की जरूरत पड़ती है, लाइफ राफ्ट ड्रिल की, लाइफ लाइन्स की, पुट ऑन ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स, मतलब सब चीज के तरह से वो तैयार हो जाते हैं। किस चीज के लिए, फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब सबसे खत्म से खत्म सिनेरियो भी आएगा, अगर आता तो क्या होता, उसके लिए वो अपने आप को तैयार कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ आदमी सोच सकता है, और वही होता है जो डिजास्टर है, वो फाइनली तबाही जो है वो उनके ऊपर टूट पड़ता है, बहुत खतरनाक तबाही। अब सोचो मैं जब भी मैं इस कहानी को पढ़ाता हूं किसी भी सेशन में, तो मेरे दिमाग में एक होता है कि यार चलो, जो नरेटर था वो बड़ा था, 37 साल का था, उसकी पत्नी भी वैसे एज की रही होगी, लेकिन जो 6-7 साल के बच्चे थे उनके ऊपर में कैसे, मतलब ट्रस्ट, एक समझ सकते हो कितने साहस की बात होगी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेके चलना, वो भी समुद्री यात्रा में, मानना पड़ेगा यार। तो यहां पे अचानक से क्या होता है, हवा जो है वो रुक जाती है। उनको लगता है यार अब चलो, अब तो लगता है सब शांति हो गई, लेकिन बोलते हैं ना, तूफान आने से पहले ऐसी ही शांति होती है, और वही होता है, वही होता है। अभी तक उन्होंने हाईएस्ट जो वेव की ऊंची हाइट देखी थी वो कितने देखी थी, 15, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब अचानक से एक लाउड रॉरिंग साउंड सुनाई देना शुरू होता है, और ऊंची ऊंची तरंगे, ये देख रहे हो कैसा, ये देख रहे हो, मतलब इतनी ऊंची जो कि ट्वाइस द हाइट दे हैड सीन, 15 फीट से सीधा 30, 35, 40 फीट ऊंचा हो गया, और वो ऊपर दिख रहा है, और जहाज के ऊपर में धड़ाम धड़ाम गिर रहा है। उनके होश उड़ जाते हैं अचानक से। जो नैरेटर था, जो बोट के व्हील को जिससे वो गाइड कर रहा था, चला रहा था, अचानक से नैरेटर के ऊपर में वो टकराता है, मतलब वो उससे टकराता है, स्मैश होता है उसका सिर, और वो गिर जाता है समुद्र में, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो बंधा हुआ था, उसने अपने आप को बांध रखा था लाइफ जैकेट वगैरह सब चीज से, तो वो फिर वापस आता है, ठीक है। लेकिन वो देखता है कि यार अब जो उसका जहाज का स्थिति था वो अच्छी स्थिति में नहीं था, पानी भर गया था, चारों तरफ पानी भर गया था, क्योंकि ऊंची तरंगे जब थपेड़े खा करके जहाज पे गिरती हैं तो चारों तरफ पानी की तबाही मचा देती हैं, पानी को निकालना मुश्किल हो जाता है। उसके लेफ्ट रिब्स जो वो थे वो भी क्रैक हो गए थे, उसके मुंह जो था ना वो खून से भर गया था, क्योंकि कुछ दांत उसके टूट गए थे। लेकिन ऐसे कंडीशन में भी उसके दिमाग में यही था कि कैसे वो अपनी पूरी टीम को बचाए, अपने बच्चों को बचाए, अपने फैमिली को बचाए, अपने क्रूमैन जो 2-2 थे उनको कैसे सेव करे, उसके अंदर में यही चीज था। और वो शुरू करते हैं फिर एक फ्रैंटिक सर्वाइवल अटेम्प्ट्स, वो शुरू करते हैं, पानी को निकालने की कोशिश करते हैं।
पहले वो खुद पंप करने की कोशिश करते हैं हैंड से, जब वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाते हैं, लेकिन वो उसमें भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाने के बाद में भी देखो यहां मैरी चिल्ला रही है कि यार वी आर सिंकिंग, ठीक है, मतलब उनको ऐसा लगता है वो खत्म हो गया, लेकिन फिर वो एक मोटर निकाल के लाते हैं और उसके सहायता से पानी निकालना शुरू करते हैं। किसी तरह से वो कोशिश करते हैं कि भाई वो अपने जो छेद हो गया उसको वो कंप्लीट कर सके, ठीक है, लेकिन ऐसा होने का नाम नहीं ले रहा था, मुसीबतें कम होने का नाम ले रही थी। लेकिन फिर वही बात कि जब वो अचानक से अपने बेटी की आवाज़ सुनता है और देखता है कि यार उसकी बेटी चिल्लाती है, उसका देखता है वो उसके आंखें जो थी वो चोट से सूज गई थी, तो उसको डर लगता है कहीं ना कहीं कि यार अब क्या होगा। लेकिन उसकी बेटी बोलती है आई एम वेरी ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूं, कुछ दिक्कत की बात नहीं है, आई एम विथ यू ओनली, ठीक है। अब ये देखो अब क्या होता है, 3 जनवरी को वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग जो पंप्स उन्होंने लगा रखा था वो पानी का अमाउंट जो है वो किसी तरह से नीचे कर सकता है, और वो फैसला लेते हैं कि यार 2-2 घंटे जो है वो बारी बारी से वो लोग बोट को कंट्रोल करेंगे, पानी निकलता रहेगा और वो किसी तरह से सर्वाइव करेंगे, ठीक है। 15 घंटे बीत चुके थे जब वेव ने हिट किया था उनके जहाज को, लेकिन स्टिल वो जो जहाज था वेव वॉकर और वो सभी लोग एक दूसरे से फाइट करते हुए, मतलब एक साथ में जुड़ करके मुसीबतों से फाइट करते हुए वो उस मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। और अब उसको मालूम था कि नरेटर को मालूम था अब कुछ हो सकता है, तो वो उसका होप हो सकता है, उसकी उम्मीदें, उसका साहस हो सकता है, तो वो क्या करता है, वो अपने चार्ट्स को चेक करता है, कैलकुलेट करता है कि अब क्या बचा है उसके उम्मीदों के अंदर में, और तब वो देखता है कि यार कुछ तो हो सकता है। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरे कहानी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कहां आता है पता है, जब द नरेटर वेंट टू कंफर्ट द चिल्ड्रन एंड एश्योर देम दैट दे वर गोइंग टू मेक इट, जॉन सेड, जब वो अपने बच्चों को सांत्वना देने जाता है तो ऐसी स्थिति में जब जहाज गोते खा रहा था, थपेड़े खा रहा था, तो जॉन उसका बेटा कहता है कि वो मरने से नहीं डरता इफ दे कैन ऑल बी टुगेदर। दिस गेव द नरेटर होप एंड अ रीजन टू फाइट द सी। तो जब नरेटर सुनता है ना ऐसी चीज को, तो उसके मन में एक कारण हो जाता है कि यार मैं क्यों लड़ रहा हूं और किस तरह से मैं लड़के निकल सकता हूं। और वही चीज होता है, वो एक कैलकुलेशन करता है। 6 जनवरी को वेदर में इंप्रूवमेंट आता है, मौसम में सुधार आता है, वो फिर से कैलकुलेट करता है, और कैलकुलेट करने के बाद में वो कहता है कि यार अगर हम सर्टेन डायरेक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे 185 डिग्री, ये देख रहे हो कि हम 185 डिग्री की तरफ में हम बढ़ेंगे, तो हम अगले दिन मतलब 6 बजे तक में हम वहां पहुंच जा सकते हैं। और ऐसा ही होता है। अचानक से जो उसकी बेटी है वो अनाउंस करती है, चीखते हुए आती है कि पापा, आइलैंड वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द, मतलब अब एक छोटा द्वीप जो है, जो कैलकुलेशन था उसके फादर का, वो एकदम सही निकला। तो वो बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड चिल्लाते हुए वो आती है, और यही चीज एक बहुत ही सुंदर मोमेंट बन जाता है। और जब वो अपने पांव रखता है जमीन पर, नेक्स्ट डे he thought of the cheerfulness and optimism of all the people on the boat which made them pass through the worst stress। वो लास्ट में एट द एंड कहानी यहाँ पे जाके खत्म होता है कि यार नरेटर सोचता है कि ये जो वो लोग थपेड़े, मतलब जिंदगी के वर्स्ट केस को देख करके बाहर निकले, वो इसी वजह से निकल पाए क्योंकि जितने भी मेंबर्स थे उस बोट के अंदर में, वो 2 क्रूमैन, उसके 2 बच्चे, उसकी पत्नी, सब के अंदर में कहीं ना कहीं से वो विल पावर था फाइट करने का, और इसी वजह से वो लोग निकल करके आते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। ये बहुत ही सुंदर कहानी, और इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, मैं तुमको सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। तो बस अब तुम्हारा काम क्या है कि तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे भी ऐसे कुछ सपने हैं, तुमको ये स्टोरी कैसा लगा, किस तरह से इसे राइटर्स ने, जो ये 2 राइटर्स हैं, उन्होंने कैसे इस कहानी को पूरा फॉलोअप किया, ये मुझे बताओ, ठीक है। और अगर तुम्हें पसंद आ गया तो एक लाइक बनता है, शेयर तो बनता है, और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वेट फॉर दैट। मिलते हैं, चलो बाय, जय हिंद, जय भारत।